हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में हाई लेवल डिज़ाइन को समझने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों हम हाई लेवल डिज़ाइन के कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मेनली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल एप्लीकेशन से स्टार्ट करेंगे और उस एप्लीकेशन को बड़ा कैसे बनाते हैं, क्या क्या जरूरत होती है, और इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये बहुत वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, इसमें हर हर चीज का बहुत डिटेलिंग नहीं है, बट हम लोग ये है ऊपर ऊपर से बेसिक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे कि चीजें हम लोग हाई लेवल डिजाइन में कैसे चीजों को डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी बिल्ट अ सिस्टम दैट सपोर्ट अ सिंगल यूजर एंड ग्रेजुअली स्केल अप टू सेवरल मिलियन। मतलब हम लोग एक सिस्टम बनाएंगे जो सिंगल यूजर को सपोर्ट करेगा और फिर उसको हम मिलियन ऑफ यूजर्स को से तक कैसे स्केल कर सकते हैं। ठीक है। इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोग जो है कई टेक्निक्स में मास्टर हो जाएंगे जो आपके सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू के लिए हेल्प करेगा। ठीक है। तो दोस्तों, पहले सिंगल सर्वर क्या होता है, ये सपोज करो आप यूजर हैं, आप मोबाइल ऐप वेब ब्राउजर यूज करते हैं। ठीक है। आप जाते हैं, आप कोई साइट डालते हैं, गूगल पे जाते हैं, www.google.com डाला। ठीक है। डीएनएस का काम होता है, जब आप लोग google.com डालते हैं तो वहां से वो आईपी आपको रिटर्न करता है कि किस आईपी पे जाना है। ठीक है। आईपी आपको मिलती है, आईपी से कॉल जाती है वेब सर्वर पे। सर्वर से आता है, जैसे google.com डाला तो google.com से का वेब जो एचटीएमएल पेज होता है वो लोड होता है। तो वेब सर्वर से आपको जो है एचटीएमएल पेज रिटर्न होता है। ये है एक सिंपल सर्वर जो भी सेटअप होता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें सेम चीजें होती हैं। यूजर जो है वेबसाइट यूजर को वेबसाइट डोमेन नेम से मिलती है, जैसे एपीआई डॉट विजिट डॉट माई साइट डॉट कॉम जैसे कुछ भी तो होती है। ये डीएनएस जो है पेड सर्विस होती है मेनली, ये वाली जो कई बार पेड सर्विस होती है, थर्ड पार्टी सर्विस होती है। ठीक है। जो आईपी है ये रिटर्न होती है ब्राउजर को और ऐप के द्वारा। ब्राउजर को रिटर्न होती है आईपी डीएनएस से। ठीक है। उसके बाद जब आईपी रिटर्न हो जाती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है वेब सर्वर को जाती है और वेब सर्वर जो है एचटीएमएल पेज भेजता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग ट्रैफिक करते हैं, देखते हैं कि ट्रैफिक कितना आ रहा है। इसमें ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, मेनली यूजर जो मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं और वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं, वो मेनली इसका ट्रैफिक है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब हम लोग इसमें समझते हैं डाटाबेस क्या होता है। जब हम लोग का यूजर कई ज्यादा हो जाते हैं तो एक सर्वर एनफ नहीं होता, तो हम लोग कई सारे सर्वर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। और और तो ये मतलब ऐसा नहीं होता कि जैसे सपोज करो आप एक सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसी में आपने डाटाबेस डाल रखा। ठीक है। तो उसी में वही एक सर्वर है, तो हम लोग क्या करते हैं डाटाबेस और सर्वर को जो है मतलब एक सर्वर से ज्यादा कई सर्वर बनाते हैं और एक सर्वर से काम करते हैं, मेन लॉजिक्स लिखते हैं और एक में डाटाबेस होता है अपना। ठीक है। जैसे क्या है, हम लोग जब इन्हें सेपरेट कर देते हैं तो इसको हम लोग को स्केल करने में भी काफी आसानी होती है। स्केल करना मतलब जैसे वेब सर्वर हम लोग ने अलग कर दिया है, डाटाबेस अलग कर दिया। पहले क्या था, डाटाबेस इस सर्वर के अंदर था। अब क्या होगा, मोबाइल से कोई भी चीज आएगी। ठीक है। अब हमें कोई मान लो डाटा चेंज करना है सर्वर में, तो डाटाबेस अलग है, वहां से राइट ऑपरेशन चला जाएगा और डाटाबेस से रिटर्न होगा अपन का। ठीक है। अब इसमें कभी कभार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कि हमें कौन सा डेटाबेस यूज करना है। ठीक है। तो हमें लोग को दो तरह के डेटाबेस होते हैं, एक रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है। रिलेशन डेटाबेस जैसे होते हैं, जो पॉपुलर वंस हैं, जैसे माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ये सब रिलेशनल डेटाबेस हैं। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, इसमें जो डेटा है वो टेबल और रोज के फॉर्म में स्टोर होता है और इसमें आप ज्वाइन ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेस नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है, जैसे पॉपुलर वंस होते हैं डायनामोडीबी, अमेजॉन डायनामोडीबी, कैसेंड्रा, काउचडीबी, नियो4j। ठीक है। ये डेटाबेस 4 कैटेगरीज में ग्रुप किए हैं, की वैल्यू स्टोर, ग्राफ स्टोर, कॉलम स्टोर एंड डॉक्यूमेंट स्टोर। ज्वाइन ऑपरेशन इसमें हम स्टोर नहीं करते हैं। ठीक है। और मोस्ट डेवलपर्स के लिए रिलेशनल डेटाबेस बेस्ट ऑप्शन होता है, क्यों कि चार ये हम लोग 40 साल से यूज कर रहे हैं और ये काफी अच्छा काम किया है हिस्टोरिकली। लेकिन अगर आपके यूज केस के लिए रिलेशनल डेटाबेस नहीं है तो हम लोग नॉन रिलेशनल डेटाबेस में ही सोच सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग को एक्चुअली ये होता है, जैसे डाटा हम लोग हमारा सपोज करो जो हम लोग को स्टोर करना है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, जिसे हम टेबल और रोज की फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग मेनली रिलेशनल डेटाबेस पे जाते हैं। और नॉन रिलेशनल डेटाबेस पे बेसिकली दोस्तों हम कब यूज करते हैं, जब हमें लो लेटेंसी चाहिए हो, मतलब बहुत कम डिले चाहिए हो, मतलब तुरंत, जैसे तुरंत करें तुरंत डाटा मिले, तो उसमें हम नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं, क्योंकि उसमें डेटा जो है की वैल्यू पेयर के में स्टोर होता है। ठीक है। तो यो डेटा जब डेटा अनस्ट्रक्चर्ड हो, जैसे रिलेशनल डेटाबेस में क्या था, रिलेशनल डेटाबेस में हम लोग को स्ट्रक्चर होना चाहिए टेबल रोज के, इसमें अनस्ट्रक्चर्ड है। यू ओनली नीड टू सीरियलाइज और डीसीरियलाइज डेटा, हम लोग को सिर्फ डाटा का सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन से काम चल जाए और हमें जब मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा की जरूरत हो। ठीक है। तो दोस्तों, ये
तो हमें इसमें ये चीज सीखने को मिली कि जब आपको सपोज करो इंटरव्यू पूछता है कि आपको कौन सा डेटा यूज करोगे, तो पहले ये कहो पूछो कि पहले देखो कि अगर आपका डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, ठीक है, तो हम लोग रिलेशनल डेटाबेस यूज कर रहे हैं, प्रेफर करेंगे। अगर नॉन स्ट्रक्चर फॉर्म में है तो हम लोग नॉन रिलेशनल डेटा यूज करेंगे। दूसरा ये है, वो पूछे हम लोग, अगर मान लो पूछता है कि चलो नॉन रिलेशनल डेटाबेस हम यूज करेंगे तो नॉन रिलेशनल के फायदे क्या है? फायदे ये हैं कि ये सुपर लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इससे हम मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग वर्टिकल स्केलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल स्केलिंग समझते हैं। जब वर्टिकल स्केलिंग मतलब एक सर्वर की कैपेसिटी और मेमोरी बढ़ा देना, उसे बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब कई सारे सर्वर लगा देना, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग कब अच्छा ऑप्शन है? जब ट्रैफिक कम हो। और वर्टिकल स्केलिंग के मेन एडवांटेज कुछ मेन एंड सिंपलिसिटी ऑफ वर्टिकल स्केलिंग, और ये काफी सिंपल है, इसका ये मेन एडवांटेज है, ठीक है। लेकिन इसके लिमिटेशन भी कई सारे हैं। इसके इसकी हार्ड लिमिट ये है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि सिंगल सर्वर की साइज बहुत ज्यादा बढ़ा सकें। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि सीपीयू की साइज हम अनलिमिटेड कर सकें। और ये फेल ओवर रिडंडेंसी सपोर्ट नहीं करता है। सपोज करो हम लोग एक सर्वर है, हम लोग ने बहुत बड़ा बना दिया, बट वो सर्वर सपोज करो किसी कारण से डाउन हो गया, तो हमारी पूरी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। इसलिए हम लोग बड़े एप्लीकेशन में हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का यूज करते हैं। ठीक है। अब प्रीवियस डिजाइन में क्या था? तो दोस्तों हम लोग को ये समझ में मतलब जैसे सपोज करो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्टिकल स्केलिंग क्या है? वर्टिकल स्केलिंग में जैसे हमारे पास एक सर्वर है, तो एक सर्वर को हमने उसकी साइज, सीपीयू की साइज, मेमोरी बढ़ा दी, तो हो गया वर्टिकल स्केल करना। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन क्या है कि हम इसे अनलिमिटेड नहीं कर सकते, और ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। अगर सपोज करो वो सर्वर डाउन हो गया तो पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा, पूरा एप्लीकेशन। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या करते हैं कि हम कई सारे सर्वर ऐड कर देते हैं, तो उसमें एक फायदा है कि अगर मान लो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता है, कोई भी एक सर्वर डाउन गया तो कई सारे सर्वर अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है। पहला फायदा तो यही है। और क्या फायदा, और दूसरा क्या फायदा है कि ये हम लोग लार्ज स्केल एप्लीकेशन हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की मदद से ही बनाते हैं, वर्टिकल स्केलिंग नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, पिछली डिजाइन में हमने क्या देखा था? यूजर जो है वेब सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है। अगर वेब सर्वर ऑफलाइन होगा तो यूजर जो है वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इन एनर सिनारियो, अगर कई सारे यूजर एक साथ एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो वेब सर्वर की एक लिमिट है, वो पहुंच जाएगी और यूजर को है स्लो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? लोड बैलेंसर यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या कर रहे थे? लोड बैलेंसर नहीं लगाए थे, हम लोग डायरेक्ट वेब सर्वर से कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो अब क्या हुआ? सपोज करो यूजर्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। यूजर बहुत ज्यादा अगर हो रहे हैं और सर्वर पे प्रेशर बढ़ेगा, तो यूजर ज्यादा होंगे तो यूजर को जनरली लो स्लो एक्सपीरियंस मिलेगा अगर वेब सर्वर की लोड लिमिट पड़ रही है, ठीक है। तो इस केस में हम लोड बैलेंसर यूज करते हैं। तो लोड बैलेंसर दोस्तों क्या करता है? ये ट्रैफिक को सर्वर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। ये ट्रैफिक जैसे यहाँ पे ट्रैफिक आया तो उससे ये सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यूजर जो है पब्लिक आईपी ऑफ लोड बैलेंसर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। विद दिस सेटअप वेब सर्वर्स आर अनरीचेबल डायरेक्टली बाय क्लाइंट्स एनीमोर। फॉर बेटर सिक्योरिटी प्राइवेट आईपीस आर यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर। इसमें क्या है? इसमें हम लोग क्या है, वेब सर्वर लोड बैलेंसर से कनेक्ट होता है पब्लिक आईपी के थ्रू, और लोड बैलेंसर सर्वर से कनेक्ट होते हैं प्राइवेट आईपी के थ्रू। प्राइवेट आईपी क्या है? प्राइवेट आईपी इज एन आईपी एड्रेस रीचेबल ओनली बिटवीन सर्वर्स इन द नेट सेम नेटवर्क। मतलब प्राइवेट आईपी वो आईपी एड्रेस है जो सेम नेटवर्क के सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन में हेल्प करती है। ये इंटरनेट की में अनरीचेबल है। लोड बैलेंसर कम्युनिकेट विद वेब सर्वर थ्रू प्राइवेट आईपीआई, ठीक है। अगर आप अब लोड बैलेंसर लगाने के बाद और सेकंड सर्वर लगाने के बाद वी सक्सेसफुली सॉल्व नो फेलोवर्स टू इंप्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ वेब टायर, ठीक है। डिटेल्स आर एक्सप्लेन। अब हम लोग ने देखो, जो हम लोग ने अभी क्या पहले क्या क्या किया था, पहले हम डायरेक्ट, अब हमने क्या क्या कर लिया, सर्वर स्केल कर लिया और लोड बैलेंसर लगा लिया। अब इससे हमें क्या क्या फायदा हो रहा है ये देखते हैं। अगर एक सर्वर से सपोज करो चला गया, ऑफलाइन हो गया, तो दूसरा सर्वर में सारा ट्रैफिक रूट हो जाएगा, इससे वेबसाइट अपनी ऑफलाइन नहीं जाएगी। और वी आल्सो ऐड अ न्यू हेल्थी वेब सर्वर टू बैलेंस द लोड। और हम लोग ने एक हेल्थी लोड को बैलेंस करने के लिए भी एक हेल्थी वेब सर्वर लगा दिया है, ठीक है। इफ द वेबसाइट, अगर वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ता है और दो सर्वर हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो लोड बैलेंस दो हेड लोड बैलेंस जो है अपना सर्वर ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो लोड बैलेंसर हेल्प करेगा इसको। आपको यू नॉट यू नॉनली लीड टू एड मोर सर्वर टू द वेब सर्वर पूल एंड लोड बैलेंसर ऑलरेडी स्टार्ट टू सेंड रिक्वेस्ट टू देम। इस बस हम लोग को क्या करना होगा? सपोज करो हमारा ट्रैफिक बढ़ गया है, तो क्या करना होगा? हम लोग सर्वर और ऐड कर देंगे और लोड बैलेंसर डायरेक्ट उस सर्वर में रिक्वेस्ट भेजना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। इस डिजाइन में एक डेटाबेस है अभी तक, लेकिन इसमें फेल ओवर रिडंडेंसी अभी सपोर्ट नहीं करता है। तो जैसे सपोज करो डेटाबेस हमारा किसी वजह से डाउन हो गया, ठीक है, तो हमें डाटा ही नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से डाटाबेस रिप्लिकेशन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों डाटाबेस रेप्लिकेशन क्या है, इसी मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के लिए होती इसका यूज होता है। मास्टर इसमें क्या होता है, एक मास्टर डेटाबेस होता है और कई सारे स्लेव डेटाबेस होते हैं। मास्टर डेटाबेस में मेनली राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है और स्लेव डेटाबेस में मास्टर डेटाबेस की कॉपीज होती हैं जो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। तो जितनी भी डाटा मॉडिफाइंग कमांड है, जैसे इंसर्ट डिलीट अपडेट, वो हम लोग मास्टर डेटाबेस में भेजते हैं। और काफी जो मतलब जो राइट कमांड है वो मोस्टली मास्टर डेटाबेस में, रीड कमांड जो होते हैं वो स्लेव डेटाबेस में। नंबर ऑफ स्लेव डेटाबेस ज्यादा हमेशा मोस्टली ज्यादा होते हैं मास्टर डेटाबेस से, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि मोस्टली हमेशा कई बार रीड ऑपरेशन मोस्टली ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, वेब सर्वर से जैसे राइट जो भी राइट ऑपरेशन होगा वो मास्टर डेटाबेस में जाएगा और रीड ऑपरेशन जो होंगे वो स्लेव स्लेव डेटाबेस में जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको इतने यहाँ तक समझ में आया होगा। फिर चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसके एडवांटेज क्या है। इसका एडवांटेज है बेटर परफॉर्मेंस। मास्टर स्लेव मॉडल में क्या होता, ऑल राइट्स जो होते हैं मास्टर नोड में होते हैं, वेयर रीड ऑपरेशन जो होते हैं स्लेव स्लेव नोड में होते हैं। इस मॉडल से परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज कई सारी क्वेरीज एक साथ हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अगर सपोज करो एक डाटाबेस सर्वर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो आपको क्या, यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट डाटा लॉस। आपको डाटा लॉस की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि डाटा जो है मल्टीपल लोकेशन में रेप्लिकेटेड है। इससे ये हाई अवेलेबिलिटी भी होती है। हम लोग हम लोग रेप्लिकेट कर रहे हैं डाटा को डिफरेंट लोकेशन में। योर वेबसाइट रिमेन इन ऑपरेशन इवन इफ अ डाटाबेस इज ऑफलाइन, एज यू कैन एक्सेस डेटा स्टोर्ड इन अनदर डेटाबेस सर्वर। अगर मान लो क्या है, अगर हमारा डाटाबेस ऑफलाइन भी हो जाए तो हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं अनदर डेटाबेस सर्वर में। ठीक है। रेप्लिकेशन का ये फायदा है। अगर सपोज करो एक डेटाबेस ऑफलाइन हो जाए तो हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। सपोज करो अगर ओनली एक स्लेव डेटाबेस अवेलेबल था और वो ऑफलाइन हो जाएगा, तो जो भी रीड रीड ऑपरेशंस होगा वो हम लोग मास्टर डेटाबेस में भेज देंगे। इससे इससे क्या होगा, जैसे जैसे ही ये इशू फाइंड होगा न्यू स्लेव डेटाबेस, और जब भी इशू इशू हो जाएगा तो हम लोग न्यू स्लेव डेटाबेस विल रिप्लेस द ओल्ड वन। न्यू स्लेव जो है ओल्ड वन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, अगर एक स्लेव डेटाबेस अवेलेबल है और वो ऑफलाइन हो गया तो रीड ऑपरेशंस जो होगा वो डायरेक्ट हम लोग मास्टर के पास, रीड ऑपरेशंस मास्टर के पास भेज देंगे। ठीक है। और जैसे इशू फाइंड हो जाएगा तो न्यू स्लेव डेटाबेस को ओल्ड वन से रिप्लेस कर देंगे। अगर मल्टीपल स्लेव डेटाबेस अवेलेबल है और रीड ऑपरेशंस आर रिडायरेक्टेड टू अदर, और अगर मल्टीपेज है तो रीड डेटाबेस को हम लोग दूसरे हेल्थी स्लेव डेटाबेस का भेज देंगे। और न्यू डेटाबेस सर्वर जो है उसे पुराना वाला जो खराब हो गया रिप्लेस कर देगा। अब सपोज को मास्टर डेटाबेस ऑफलाइन हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मास्टर डेटाबेस ऑफलाइन हो जाता है तो स्लेव डेटाबेस जो है उसको हम प्रमोट करेंगे न्यू मास्टर की तरह, न्यू मास्टर की तरह स्लेव डेटाबेस प्रमोट कर देंगे। ऑल जो डेटाबेस ऑपरेशन है वो न्यू मास्टर डेटाबेस पे मतलब न्यू मास्टर डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होंगे। और और जो न्यू स्लेव डेटाबेस है वो ओल्ड वन को रिप्लेस कर देगा। तो अब ये इसमें क्या होता है, लेकिन प्रोडक्शन में मोस्टली ये प्रमोट करना आसान नहीं होता है स्लेव डेटाबेस वाला। ठीक है। द मिसिंग डाटा नीड टू बी अपडेटेड बाय रनिंग डेटा रिकवरी स्क्रिप्ट। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार सपोज करो हमने स्लेव मास्टर में प्रमोट कर दिया, ठीक है, लेकिन स्लेव में जरूर नहीं है कि डाटा जो हो हमारा वो मतलब अप टू डेट हो। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, फिर हम लोग को कई सारी स्क्रिप्ट चलानी पड़ती हैं डाटा को अपडेट करने के लिए। ठीक है। इस मेथड को हम लोग कई बार मल्टी मास्टर और से करते हैं, बट ये इतना आसान नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो दोस्तों आई होप आपको मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर समझ में आया होगा कि हम लोग एक मास्टर डेटाबेस रखते हैं, एक स्लेव डेटाबेस रखते हैं। रीड ऑपरेशन स्लेव में होते हैं, राइट ऑपरेशन मास्टर में होते हैं। ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने इतना समझ लिया है, हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं कि यूजर है, लोड बैलेंसर से रिक्वेस्टें जा रही हैं, राइट ऑपरेशन मास्टर के पास जा रही है, रीड ऑपरेशन स्लेव के पास जा रहा है। आप इस डिजाइन को समझते हैं। यूजर को आईपी एड्रेस मिला डीएनएस से। ठीक है। यूजर ने लोड बैलेंसर से कनेक्ट किया, एचटीटी से रिक्वेस्ट गई सर्वर पे 1 या 2 के पास। वेब सर्वर ने रीड करेगा स्लेव डेटाबेस से, डाटा मॉडिफाइंग होगा, कोई ऑपरेशन होगा तो मास्टर डेटाबेस से। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, लोड रिस्पॉन्स टाइम को इंप्रूव करना है। ये कैसे होता है, ये एक या तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, कैच लेयर की वजह से हो सकता है, और हम लोग क्या करते हैं जो स्टैटिक कंटेंट होता है हमारी इमेज वीडियो फाइल उनको हम उसको हम सीडीएन में डाल सकते हैं। ठीक है। अब कैच क्या होता है, कैश बेसिकली एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया होता है जो हम लोग मतलब फ्रिक्वेंट जो एक्सेस करते हैं डेटा वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो हम लोग मोस्टली मैं हूँ सपोज करो, तो मैं google.com youtube.com बहुत मोस्टली फ्रिक्वेंटली लोड करता हूँ। ठीक है। तो अगर सपोज करो कॉल बार बार डेटाबेस में जाएगा, कॉल बार बार अगर डेटाबेस में जाएगा तो तो ये जो है रिस्पॉन्स टाइम काफी हो जाएगा,
रिस्पॉन्स टाइम जो होगा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या करते हैं दोस्तों, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कैश बनाते हैं। कैश इसलिए बनाते हैं, जो चीज हम मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, फ्रिक्वेंटली एक्सेस करते हैं, तो वो इस टेम्पररी स्टोरेज में स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो एवरी टाइम जब भी न्यू वेब पेज लोड, वन और मोर डेटाबेस कॉल्स आर एक्सिक्यूटेड टू फेच डेटा। दिस This action performance is greatly effectively calling at greatly effective calling the database repeatedly. The cache can mitigate this problem, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जैसे वेब सर्वर है, कॉल कैच पे गई, ठीक है। कॉल वेब सर्वर है, कॉल गई कैच पे, ठीक है। फिर कॉल कैच पे गई, फिर कैच के अगर कैच में डेटा हुआ तो डेटा वहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर कैच में डेटा नहीं हुआ तो ये कॉल जाएगी डेटाबेस पे, फिर डेटाबेस से डॉट डेटा कैच में स्टोर होगा और डेटा कैच से डायरेक्ट सर्वर के पास पहुंच जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अभी इसको यहीं से भी कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या सीखा था हम लोग ने, कि जब जैसे वेब सर्वर जाएगा, पहले कैच में देखेगा अगर कैच में डेटा है तो कैच से रिटर्न कर देगा, कैच में डेटा नहीं है तो डाटाबेस में पहले चेक करेगा, डाटाबेस से डेटा लाएगा कैच में, कैच से मिलेगा वेब सर्वर में, ठीक है। रिक्वेस्ट के बाद वेब सर्वर पहले चेक करता है कि कैच में रिस्पॉन्स है, इफ इट हैज देन इट सेंड डेटा बैक टू द क्लाइंट, अगर नहीं है तो डाटाबेस से क्वेरी करता है, फिर रिस्पॉन्स स्टोर करता है कैच में और क्लाइंट को भेज देता है। इस कैचिंग स्ट्रेटजी को भेजते हैं रीड थ्रू कैच। अब कंसिडरेशन हमें क्या क्या करनी चाहिए जब हम कैच को यूज करते हैं। पहला कि हमें ये डिसाइड करना है कि कैच को यूज करना है कब करना है। कैच को हमें तभी यूज करना है जब डाटा को हम बहुत ज्यादा रीड करें लेकिन फ्रिक्वेंटली मॉडिफाई ना करें, ठीक है। क्योंकि कैश डेटा है वो वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जो मेमोरी जल्दी खत्म हो, वॉलेटाइल मेमोरी मतलब जो जो डाटा जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम कैश का डाटा चेंज करते रहते हैं। A cache server is not ideal for persisting data. For instance, अगर कैश का सर्वर रिस्टार्ट होता है, all the data of the memory is lost. Thus important data should be saved in persistent data stores, ठीक है। तो हमें वॉलेटाइल मेमोरी होती है, इसलिए हम लोग को चेक करना है कि कैश में जब हमें रीड ज्यादा करना है और मॉडिफाई कम करना है तब यूज करें। उसके बाद एक्सपायरेशन पॉलिसी। एक्सपायरेशन पॉलिसी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, क्योंकि एक बार जब कैच का डाटा एक्सपायर्ड हो जाता है तो उसको कैच से हटा देते हैं, ठीक है। अगर कैच का डेटा एक्सपायरेशन पॉलिसी नहीं होगी तो कैच में डेटा परमानेंट मेमोरी में परमानेंट रहेगा। ये एडवाइस नहीं किया जाता है कि एक्सपायरेशन जो टाइम हो वो शॉर्ट हो, क्यों, इससे इससे क्या होगा कि सिस्टम को बार बार डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। और ये भी नहीं है कि बहुत लॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इससे कैच का डेटा जो है हो जाएगा, वो स्टेल हो जाएगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी मतलब दिस इन्वॉल्व कीपिंग द डेटा स्टोर एंड कैच इन सिंक। कंसिस्टेंसी मतलब डेटा स्टोर और कैच को सिंक में रखना, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी हो सकती है बिकॉज डाटा मॉडिफाइंग ऑपरेशन और डेटा स्टोर एंड कैच आर नॉट इन सिंक। मतलब जैसे सपोज करो हमने डेटाबेस को कर दिया मॉडिफाई, बट हमारा कैच मॉडिफाई नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे ये ऑपरेशन कंसिस्टेंट नहीं है तो हमारा इनकंसिस्टेंसी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। जब हम मल्टीपल रीजन में स्केल करते हैं, मेंटेन कंसिस्टेंसी का मेंटेन करना डाटा स्टोर और कैच में काफी चैलेंजिंग हो जाता है, ठीक है। मिटिगेशन फेलियर क्या है, अ सिंगल कैश सर्वर रिप्रेजेंट अ पोटेंशियल सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर हमारे पास सिंगल कैश सर्वर है तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का काम कर सकता है। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या है, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है वो पार्ट ऑफ सिस्टम जहां पे अगर वो फेल हो जाए तो एंटायर सिस्टम वर्क करना स्टॉप हो जाए। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारा हम लोग का सर्वर है, एक ही सर्वर है, ठीक है। अगर सर्वर बंद हो जाए तो वेबसाइट काम करना बंद कर जाएगी। तो जो सर्वर होगा वो हमारे लिए सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होगा, ठीक है। उसके बाद होती है इविक्शन पॉलिसी। जब कैश फुल हो जाता है तो हम लोग जब नया आइटम कैश में डालते हैं तो उससे क्या होगा, पुराना आइटम जो होता है वो रिमूव हो जाएगा। इसको कहते हैं कैच इविक्शन। तो कई सारी टेक्निक होती है कैच इविक्शन अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल लीस्ट रिसेंटली यूज, फॉर एग्जांपल लीस्ट रिसेंटली यूज मतलब जैसे सपोज करो हमने कोई नया डाटा डाला कैश में और कैश फुल हो गया है, तो जो भी डाटा जो सबसे ज्यादा कम यूज हुआ होगा वो कैश से निकल जाएगा, ठीक है। और कई टेक्निक होती है लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले डाटा गया होगा वो निकल जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क होता है जोग्राफिकली डिस्पर्स सर्वर होते हैं, मतलब इसके ये जोग्राफी जैसे इंडिया में अलग होगा, यूएस में अलग होगा, तो जोग्राफिकली ये डिस्पर्स होते हैं और ये स्टैटिक कंटेंट को डिलीवर करते हैं, ठीक है। स्टैटिक कंटेंट मतलब जो कंटेंट स्टैटिक होता है, चेंज नहीं होता है, इमेजेस, वीडियो, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। चलो देखते हैं हाई लेवल में सीडीएन वर्क कैसे करता है। जब यूजर कोई वेबसाइट विजिट करता है तो जो सीडीएन सर्वर यूजर के क्लोज होगा वो स्टैटिक कंटेंट डिलीवर करेगा, ठीक है।
जो फर्दर जो अगर यूजर सीडीएन सर्वर से ज्यादा होगा तो दूर होगा तो लाइव वेबसाइट उतनी ही स्लो लोड होगी। फॉर एग्जांपल अगर सीडीएन सर्वर सैन फ्रांसिस्को में है तो यूजर जो लॉस एंजलिस में होगा वो कंटेंट को फास्टर मिलेगा देन यूजर इन यूरोप। क्यों? क्योंकि लॉस एंजलिस जो है सैन फ्रांसिस्को के पास है। फॉर एग्जांपल आप देखो दो क्लाइंट हैं, ठीक है, ओरिजिन यहाँ है, सीडीएन यहाँ है, ठीक है, तो इस क्लाइंट को थोड़ा टाइम लगेगा, इस क्लाइंट को थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, जो पास होगा। यूजर ए को यूजर ए ने कोई इमेज मांगी, सीडीएन ने रिटर्न कर दी, यूजर बी ने मारी, सीडीएन ने, अगर सीडीएन में नहीं है तो इमेज जो है सर्वर से आएगा, सर्वर से स्टोर होगा सीडीएन में, फिर रिटर्न करेगा, ठीक है। अगर सीडीएन में इमेज नहीं होगा तो सीडीएन सर्वर ओरिजिन से फाइल स्टोर कर रिक्वेस्ट करेगा। और ओरिजिन क्या होगा? ओरिजिन मतलब जो यहाँ पे ओरिजिनल इमेज स्टोर है, इमेज मतलब जैसे अमेजोन की S3 बकेट में भी हो सकती है, वेब सर्वर में भी। तो जो ओरिजिन है वो इमेज को रिटर्न करेगा सीडीएन सर्वर के, जिसमें एक ऑप्शनल हेडर भी होता है टाइम टू लिव, जो ये डिस्क्राइब करता है कि इमेज जो है कब तक सीडीएन में रहेगी। सीडीएन इमेज को कैच कर लेता है, उसको रिटर्न कर देता है। द इमेज रिमेन्स कैच्ड इन सीडीएन अंटिल द टीटीएल एक्सपायर, जब तक टीटीएल एक्सपायर नहीं होगा तब तक इमेज रिमेन्स कैच्ड होगी, ठीक है। यूजर बी है जो सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सेम इमेज, ठीक है, ठीक है, यूजर बी है वो सेंड करता है रिक्वेस्ट टू द सेम इमेज, ठीक है। और यूजर बी ने सेम रिक्वेस्ट सेंड की, अगर वो कैच में मिले होगी तो वो उसको मिल जाएगी। अब हमें क्या क्या कंसीडर करना चाहिए सीडीएन को यूज करते हैं? पहला पहला क्या है? कॉस्ट। सीडीएन आर रन बाय थर्ड पार्टी प्रोवाइडर एंड यू आर चार्ज फॉर डाटा ट्रांसफर इन एंड आउट ऑफ द सीडीएन, जो है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर के द्वारा रन किए जाते हैं और वो चार्ज होते हैं, चार्ज होता है कि किस बेसिस पे कि डाटा ट्रांसफर कितना हो रहा है सीडीएन से। कैचिंग इनफ्रिक्वेंटली यूज्ड एसेट्स प्रोवाइड, अगर जो डाटा ज्यादा यूज नहीं होता है, इससे कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं होता है, तो हम उसको कंसीडर कर सकते हैं सीडीएन से बाहर निकालने का। सेटिंग है अप्रोप्रिएट कैच एक्सपायरी फॉर टाइम सेंसिटिव कंटेंट्स, कैच एक्सपायरी टाइम इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैच एक्सपायरी टाइम जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। कैच एक्सपायरी टाइम जो है ज्यादा ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा होना चाहिए। अगर वो ज्यादा बड़ा है तो कंटेंट जो होगा लॉन्गर होगा बट फ्रेश नहीं होगा, और शॉर्ट है तो उसको बार बार जो है ओरिजिन से लेना पड़ेगा, ठीक है। सीरियल फॉलबैक क्या होता है? हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारा सीडीएन फेलियर हो जाए तो क्या क्या कैसे कोप करेगा। अगर टेम्पररी सीडीएन आउटरेज है तो क्लाइंट शुड बी एबल टू डिटेक्ट द प्रॉब्लम, क्लाइंट को ये प्रॉब्लम पता चल जानी चाहिए और वो रिक्वेस्ट हो जानी चाहिए। रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए? ओरिजिन पे जानी चाहिए। आप इनवैलिडेटिंग फाइल, हम लोग जो है फाइल को इनवैलिडेट कर सकते हैं सीडीएन से बिफोर इट एक्सपायर बाय परफॉर्मिंग वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। कैसे कर सकते हैं? जो सीडीएन ऑब्जेक्ट है उसको इनवैलिडेट करते हैं और ये एपीआई से करते हैं जो हमें सीडीएन का वेंडर है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का आप दोस्तों देखिए पूरा सिस्टम बन गया है जिसमें अब हम लोग एक लोड बैलेंसर लगा लिया है, एक सीडीएन लगा लिया है जिस समय इमेज देगा, सर्वर समय स्केल हो गए, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गई है, डेटाबेस हम लोग ने मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर फॉलो कर लिया है, इसमें हम लोग ने कैच कर लिया है रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज करने के लिए दोस्तों, ठीक है। अब इसमें स्टैटिक इमेज वेब सर्वर नहीं देता है, सीडीएन से मिलता है। डाटाबेस लोड भी हल्का हो गया कैचिंग करने से, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे स्टेटलेस वेब टायर क्या होता है। इट इज टाइम टू स्केल द वेब टायर हॉरिजॉन्टली, मतलब वेब टायर को हॉरिजॉन्टली स्केल करने के लिए यूज होता है। फॉर दिस वी नीड टू मूव स्टेट आउट ऑफ वेब टायर, इसके लिए हमें स्टेट को वेब टायर से बाहर निकालना पड़ता है। अ गुड प्रैक्टिस इज टू स्टोर सेशन डेटा इन persistent स्टोरेज सच एज रिलेशनल डेटाबेस, ईच वेब सर्वर इन द क्लस्टर कैन एक्सेस स्टेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस, दिस इज कॉल्ड स्टेटलेस वेब टायर। दोस्तों स्टेट मतलब अब हमें क्या है, जैसे स्टेटलेस वेब टायर होता है दोस्तों कि हमें एक यूजर की स्टेट को स्टोर करना पड़ता है, समझ रहे हो? यूजर की स्टेट इन सेंस समझ लो, जैसे सपोज करो आप क्रोम में लॉगिन किए, ठीक है, तो आपने अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन किया फिर दूसरे की, तो वो एक यूजर की स्टेट होती है। तो ये यूजर की जो स्टेट होती है वो डाटाबेस में जाके स्टोर होती है, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि हम लोग जो है ये स्टेट है वो हम लोग डाटाबेस या NoSQL में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेटलेस वेब टायर, ठीक है दोस्तों। अब स्टेटफुल आर्किटेक्चर क्या होता है? स्टेटफुल सर्वर एंड स्टेटलेस सर्वर्स में कुछ डिफरेंस होते हैं। स्टेटफुल सर्वर जो होता है वो क्लाइंट का डेटा एक रिक्वेस्ट से दूसरी रिक्वेस्ट पे रिमेंबर रखता है, और स्टेटलेस सर्वर में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूजर ए ने सर्वर 1 से किया तो सेशन डेटा और प्रोफाइल इमेज यूजर ए की सर्वर 1 में आ गई, यूजर बी ने किया सर्वर 2 में आ गई, यूजर 3 ने किया तो सर्वर सी में आ गई, ठीक है। यूजर ए की सेशन डेटा प्रोफाइल में सर्वर 1 में है, तो अगर यूजर ए को ऑथेंटिकेट करना है तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो कि सर्वर 1 में जाएगी, अगर उसने सर्वर 2 के पास रिक्वेस्ट गई तो ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा। सिमिलरली बी के साथ होगा, सिमिलरली 3 के साथ होगा।
ये इशू क्या है? इशू इज दैट एवरी रिक्वेस्ट फ्रॉम द सेम क्लाइंट मस्ट बी राउटेड टू सेम सर्वर। दिस कैन बी डन विद स्टिकी सेशन एंड मोस्ट लोड बैलेंसर, हाउएवर दिस एड्स द ओवरहेड। मतलब अगर यूजर ये रिक्वेस्ट करता है तो लोड बैलेंसर को रिक्वेस्ट जो है सर्वर ए में भेजनी चाहिए, बट इससे क्या, इसलिए हम कर सकते हैं कि हम एक स्टिकी सेशन बना दें लोड बैलेंसर में, लेकिन इससे क्या होगा? ओवरहेड हो जाएगा, मतलब लोड ज्यादा हो जाएगा। और इससे एडिंग और रिमूविंग सर्वर भी इसमें डिफिकल्ट है। इसे आल्सो चैलेंज टू हैंडल सर्वर, और सर्वर फेलियर्स को भी हैंडल करना चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, स्टेटलेस आर्किटेक्चर से क्या, अब हम क्या करते हैं? स्टेटलेस आर्किटेक्चर में क्या करता है? एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो होगी वो फ्रॉम यूजर कहीं किसी भी वेब सर्वर में चली जाएगी, और ये जो डेटा निकालता है वो शेयर डेटा स्टोरेज से डेटा आएगा। ठीक है, शेयर्ड स्टोरेज होगी उसमें, मतलब इस शेयर्ड स्टोरेज में स्टेट का डेटा यूजर का स्टोर होगा। ठीक है, स्टेट डेटा स्टोर्ड इन अ शेयर्ड डेटा स्टोर। स्टेट डेटा जो है वो शेयर डेटा स्टोर में स्टोर होता है और ये वेब सर्वर से बाहर रहता है। स्टेटलेस सिस्टम है सिंपलर, मोर रिवर्स्ड एंड स्केलेबल। और स्टेटलेस सिस्टम है वो सिंपलर होता है, रोबस्ट होता है, स्केलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग ने कहा पूरा डायग्राम देखिए क्या होगा। हमारे पास लोड बैलेंसर है, सर्वर स्केल है, मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है, कैच है कैचिंग के लिए, और नो एसक्यूएल ये है जो स्टेट स्टोर करेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करते हैं? सेशन डाटा हम लोग वेब टायर से बाहर करते हैं और परसिस्टेंट डेटा स्टोर में स्टोर कर लेते हैं। जो डेटा स्टोर है वो रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है, नो एसक्यूएल भी हो सकता है। नो एसक्यूएल डेटा इसलिए चूज किया जाता है, इसको स्केल करना आसान होता है। ऑटो स्केलिंग मतलब क्या होता है? एडिंग और रिमूविंग वेब सर्वर ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन ट्रैफिक लोड। मतलब जब जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा उस हिसाब से सर्वर अपने आप बढ़ जाएंगे, और कम होगा तो कम हो जाएंगे। जब स्टेट डेटा को रिमूव आउट कर देते हैं सर्वर से, तो ऑटो स्केलिंग ऑफ द वेब टायर इजीली अचीव कर देते हैं बाय एडिंग और रिमूविंग सर्वर बेस्ड ऑन ट्रैफिक लोड। ठीक है, अब to improve availability and provide a better user experience across wider geographical area, multiple data center is crucial। मतलब अवेलेबिलिटी के लिए और बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए हम लोग मल्टीपल डेटा सेंटर भी क्रूशियल होता है। ठीक है, डेटा सेंटर में क्या है? जियो डीएनएस। जियो डीएनएस एक डीएनएस सर्विस है, डेट अलाउ डोमेन नेम टू बी रिजॉल्व टू आईपी एड्रेस बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ यूजर। इससे क्या होता है? जो हम लोग जैसे डोमेन नेम से आईपी एड्रेस मिलता है लोकेशन ऑफ यूजर को देखते हुए, मतलब जैसे सपोज करो मैं हूँ, ठीक है, मैं हूं तो मैंने कोई रिक्वेस्ट की, तो जियो डीएनएस ये करेगा, मेरी लोकेशन फाइंड करेगा और उसके अकॉर्डिंग मुझे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। कोई बंदा यूएस में है तो उसको जियो डीएनएस दूसरा आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। सेवरल इसमें कई कई सारे टेक्निकल चैलेंज रिजॉल्व करने पड़ते हैं टू अचीव मल्टी डेटा सेंटर सेटअप। ठीक है, ट्रैफिक रीडायरेक्शन, अफेक्टिव टूल्स आर नीडेड टू डायरेक्ट ट्रैफिक टू करेक्ट डेटा सेंटर्स। मतलब हमें अफेक्टिव टूल चाहिए कि करेक्ट डेटा सेंटर में ट्रैफिक जाए। जियो डीएनएस को यूज कर सकते हैं जो ट्रैफिक नियरेस्ट डेटा सेंटर में भेजता है लोकेशन का देखते हुए। उसके बाद होता है डाटा सिंक्रोनाइजेशन, यूजर फ्रॉम डिफरेंट रीजन कोड यूज डिफरेंट लोकल डेटाबेस और कैसेस। दूसरे डिफरेंट रीजन के यूजर डिफरेंट लोकल डेटाबेस और कैच यूज कर सकते हैं। इन फोलियो अगर कोई फेल ओवर हो जाता है, ट्रैफिक जो है दूसरे डेटा सेंटर में जा सकता है। ठीक है, अ कॉमन स्ट्रेटजी इज टू रिप्लिकेट डेटा अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेंटर। और इसकी कॉमन स्ट्रेटजी क्या होती है कि हम लोग वहां पर रिप्लिकेट भी कर लें डेटा। सपोज करो एक डेटा सेंटर है, वहां पर डेटा फेल हो गया तो ट्रैफिक जो होगा दूसरे सेंटर में चला जाएगा, दूसरे डेटा सेंटर में। लेकिन हम लोग इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? डेटा रिप्लिकेशन उस सेंटर में भी कर सकते हैं। सपोज एक सर्वर फेल हो गया तो दूसरे सर्वर में चला जाए। टेस्ट एंड डिप्लॉयमेंट क्या होता है? जब मल्टीपल डेटा सेंटर सेटअप करते हैं, अब इससे कर लेते हैं तो इससे इट इज इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपनी वेबसाइट और एप्लीकेशन को टेस्ट करें डिफरेंट लोकेशन में। ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट टूल्स इसके लिए वाइटल होते हैं टू कीप सर्विस कंसिस्टेंट थ्रू ऑल द डेटा सेंटर्स। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है मैसेज क्यू। मैसेज क्यू क्या होता है अभी समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक ड्यूरेबल कंपोनेंट होता है, मेमोरी में स्टोर होता है, डेट सपोर्ट एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन मतलब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो मतलब तुरंत, जिसका रिप्लाई आपको तुरंत नहीं मिलता है। कम्युनिकेशन विच इज नॉट सिंक्रोनस, इट सर्व एज अ बफर एंड डिस्ट्रीब्यूट एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट। ये बफर की तरह काम करती है और एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है। बेसिक आर्किटेक्चर से सिंपल है। इनपुट सर्विस कॉल्ड प्रोड्यूसर पब्लिशर। प्रोड्यूसर जो पब्लिशर होता है वो मैसेज क्रिएट करता है और पब्लिश करता है उसे मैसेज क्यू में। अदर सर्विस और सर्वर जो कंज्यूमर सब्सक्राइबर होता है वो क्यू से कनेक्ट करता है और परफॉर्म एक्शन करता है मैसेज जैसा मैसेज ने बोला है। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है ये देख रहे हैं, ये पब्लिश करेगा मैसेज को। मैसेज अब जो कंज्यूमर है जो इसको सब्सक्राइब करेगा कर रखा होगा वो इस मैसेज को कंज्यूम करेगा। ठीक है, डीकपलिंग से मैसेज क्यू एक प्रेफर्ड आर्किटेक्चर होता है फॉर बिल्डिंग अ स्केलेबल एंड रिलायबल एप्लीकेशन। ठीक है, विद द मैसेज क्यू द प्रोड्यूसर कैन पोस्ट अ मैसेज क्यू व्हेन द कंज्यूमर इज अनेबल। तो सपोज करो इससे ये फायदा क्या है? सपोज करो कंज्यूमर अभी अवेलेबल नहीं है तो प्रोड्यूसर के पास कोई मैसेज आए वो डायरेक्ट इस क्यू में डाल देगा। कंज्यूमर अब जब भी अवेलेबल होगा वो उस क्यू से मैसेज को ले लेगा। ठीक है, और सपोज करो प्रोड्यूसर
कंज्यूमर को मैसेज चाहिए हो तो जरूरी नहीं है प्रोड्यूसर को ऑनलाइन होना जरूरी हो, प्रोड्यूसर अवेलेबल होना जरूरी है, तो वो डायरेक्ट जितने भी मैसेज होंगे मैसेज क्यू से पढ़ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फायदा है। फॉलोइंग यूज केस देखते हैं। योर एप्लीकेशन सपोज करो तुम्हारी एप्लीकेशन है फोटो कस्टमाइजेशन, क्रॉपिंग, शार्पनिंग, ब्लरिंग, ये सब सपोर्ट करती है। ये सब टास्क टाइम लेते हैं कंप्लीट होने में। इन फिगर 18 वेब सर्वर ने पब्लिश की फोटो प्रोसेसिंग जॉब टू मैसेज क्यू। फोटो प्रोसेसिंग वर्कर पिक्स अप जॉब फ्रॉम वन मैसेज क्यू एंड एसिक्योरसली परफॉर्म फोटो कस्टमाइजेशन टास्क। ठीक है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर कैन बी स्केल्ड इंडिपेंडेंटली। प्रोड्यूसर कंज्यूमर को स्केल्ड कर सकते हैं इंडिपेंडेंट की। तो इसमें एग्जांपल में क्या समझाया था कि सपोज फोटो प्रोसेसिंग जॉब है, फोटो प्रोसेसिंग जॉब को है, उसको हम लोग ने मैसेज क्यू में डाल दिया। अब वर्कर जब भी होंगे वो मैसेज क्यू से मैसेज निकालेंगे और टास्क परफॉर्म करेंगे। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को हम लोग स्केल कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। जब साइज ऑफ क्यूब लार्ज हो जाती है, मोर वर्कर रिक्वायर होते हैं हम लोग को प्रोसेस टाइम रिड्यूस करने में। हाउएवर लेकिन क्यू अगर एम्प्टी है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो नंबर ऑफ वर्कर्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये देख ले, वेब सर्वर होगा, यहाँ प्रोड्यूसर होगा, पब्लिश करेगा, कंज्यूमर है, कंज्यूम करेगा। अब देख लीजिए दोस्तों हम लोग का ओवरऑल सिस्टम कैसा बन गया है। लोड बैलेंसर आ गया, मैसेज क्यू आ गया, वर्कर्स आ गए हैं। जो मैसेज क्यू में वेब सर्वर के पास कुछ आया, मैसेज क्यू में पब्लिश किया उसने, वर्कर्स यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब डेटाबेस स्केलिंग कैसे होती है। दो तरह की डेटाबेस स्केलिंग होती है, वर्टिकल स्केलिंग, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में क्या करते हैं हम लोग, सीपीयू रैम डिस्क का साइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ बहुत पावरफुल डेटाबेस सर्वर होते हैं, लेकिन इनके ड्रॉबैक क्या होते हैं कि क्योंकि हम सीपीयू रैम इन सब का साइज एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा यूजर बेस है तो एक सिंगल सर्वर से काम नहीं चलता। इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का खतरा है कि अगर एक फेल हो गया तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ वर्टिकल स्केलिंग काफी हाई होती है। पावरफुल सर्वर्स जो होते हैं काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होता है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को हम शार्डिंग भी बोलते हैं डाटाबेस में। इसमें हम ये प्रैक्टिस है कि कई सारे सर्वर में ऐड करते हैं। तो ये एग्जांपल दिया है, वर्टिकल स्केलिंग से हम साइज बढ़ा देते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में कई सारे सर्वर ऐड कर देते हैं दोस्तों। अब शार्डिंग में क्या होता है, हम लोग लार्ज डेटाबेस को स्मॉलर में कन्वर्ट करते हैं और हर पार्ट को कहते हैं शार्ड। और हर शार्ड में कोई शेयर द सेम स्कीमा, मतलब स्कीमा सेम होता है, लेकिन डाटा हर शार्ड में अलग यूनिक होता है। यूजर का डेटा है वो डेटाबेस सर्वर में यूजर आईडी के थ्रू जाता है। जब भी हम डेटा एक्सेस करते हैं तो एक हैश फंक्शन होता है जो फाइंड करता है कि किस शार्ड में डाटा स्टोर है। फॉर एग्जांपल सपोज करो हमारे पास यूजर आईडी है और 4 शार्ड हैं, तो यूजर आईडी मॉड्यूल 4 एक हैश फंक्शन होगा जो फाइंड करेगा कि कौन से हार्ड शार्ड उसमें डाटा स्टोर है। ठीक है, अगर रिजल्ट 0 है तो शार्ड 0 में जाएगा, 1 है तो 1 में जाएगा। ठीक है, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी इज द चॉइस ऑफ शार्डिंग की। जब हम शार्डिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमें शार्डिंग की को चूज करना है। ठीक है, शार्डिंग की नोन फॉर वन और मोर कॉलम दैट डिटरमाइन हाउ डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटिंग। शार्डिंग की कंसिस्ट क्या करती है, वन और मोर कॉलम कंसिस्ट करती है जो डिटरमाइन करती है कि डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास 4 शार्ड है, आपको 4 डाटा है वो 4 शार्ड में डिवाइड करना है, तो एक हमारे पास ऐसी की होनी चाहिए जिससे हम डेटा डिवाइड कर सकें और वो की यूनिक हो। ठीक है, जैसे फिगर 22 में हम लोग ने यूजर आईडी को यूज किया था। शार्डिंग की allows you to really retrieve and modify data efficiently by routing database query to the current database। ठीक है, तो इससे हम लोग database query को current database में करेक्ट डेटाबेस से निकाल सकते हैं। जब शार्डिंग की को चूज करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है इज टू चूज अ की दैट कैन इवनली डिस्ट्रीब्यूट डेटा। मतलब हमें वो की चूज करनी है जो इवनली डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। शार्डिंग एक ग्रेट टेक्निक होती है टू स्केल द डेटाबेस, बट इट इज फार फ्रॉम परफेक्ट सॉल्यूशन। ये परफेक्ट सॉल्यूशन जरूरी नहीं देती है, इसमें कई सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, चैलेंजिंग है। रीशार्डिंग डेटा की क्या जरूरत पड़ती है। रीशार्डिंग डेटा की तब जरूरत पड़ती है सिंगल शार्ड में ज्यादा डेटा नहीं आ सकता है, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई। सर्टेन साइड शार्ड में कुछ शार्ड में एग्जॉशन हो रहा है क्योंकि वहां पर ड्यू टू अनइवन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करो किसी शार्ड में डेटा ज्यादा है बट किसी शार्ड में डेटा कम है। ठीक है, जब शार्ड एग्जॉशन होता है इट रिक्वायर्स अपडेटिंग द शार्डिंग फंक्शन। तब हमें अपडेट करना चाहिए शार्डिंग फंक्शन को, डाटा को एक शार्ड से दूसरे शार्ड में भेजना चाहिए। कंसिस्टेंट हैशिंग हम यूज करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सेलिब्रिटी प्रॉब्लम क्या है, इसको बोलते हैं हॉटस्पॉट की प्रॉब्लम। एक्सेस टू स्पेसिफिक शार्ड कुड कॉज सर्वर ओवरलोड। सपोज करो कि किसी शार्ड का एक्सेस बहुत ज्यादा है, किसी शार्ड का बहुत कम है, तो जिस शार्ड का एक्सेस ज्यादा है वहां सर्वर ओवरलोड हो सकता है। सपोज करो कि आपने डेटा कैटी पेरी, ये फेमस लोग हैं सेलिब्रिटी, इनका डेटा सेम शार्ड में स्टोर कर दिया, तो बहुत सारे रीड्स आएंगे उस शार्ड में, तो उससे क्या होगा, वो सर्वर लोड हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम लोग
हर वी नीड टू अलोकेट अ शार्ड फॉर ईच सेलिब्रिटी, हर सेलिब्रिटी के लिए एक शार्ड अलोकेट कर देंगे। और ही शार्ड माइट इवन रिक्वायर फर्दर पार्टीशन, और ई शार्ड में को क्या फर्दर पार्टीशन भी कर सकते हैं। ज्वाइन एंड डी नॉर्मलाइजेशन, once a database has been sharded across multiple server, it is hard to perform join operation across database shard। अगर डेटाबेस को शार्ड करा है मल्टीपल सर्वर में, तो इसमें क्या होता है, हम लोग को ज्वाइन ऑपरेशन करना आसान नहीं होता है। इसका कॉमन वर्क अराउंड होता है कि डी नॉर्मलाइज द डेटाबेस सो दैट इट कैन बी क्वेरीड बाय कैन बी परफॉर्म इन अ सिंगल टेबल, कि हम लोग क्या करें, डी नॉर्मलाइज कर दें और क्वेरी को सिंगल टेबल में परफॉर्म करें। तो दोस्तों ये मैंने ओवरऑल एचएलडी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ जाए होगा। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, आपका सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेशन देता है फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर कुछ नए टॉपिक के साथ कंप्यूटर के। तो तब दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखिए। चलिए बाय।